नमस्कार। पिछले लेक्चर में हमने देखा था बहुमत के प्रकार के बारे में कि बहुमत कितने प्रकार का होता है, जिसमें देखा था हमने कि बहुमत 3 प्रकार का होता है: साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत और विशेष बहुमत। आपको याद ये करना होगा इनमें कि साधारण बहुमत किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है, प्रभावी बहुमत किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है, या फिर विशेष प्रकार का बहुमत किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। विशेष बहुमत 3 प्रकार का था: प्रथम प्रकार का विशेष बहुमत, द्वितीय प्रकार का विशेष बहुमत एवं तृतीय प्रकार का विशेष बहुमत। प्रथम प्रकार के विशेष बहुमत में उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 से एक ज़्यादा संख्या, जिसमें आर्टिकल 249 आर्टिकल 312 में राज्यसभा को अधिकार है कि आर्टिकल 249 के तहत राज्य में राज्य सूची पर कोई भी कानून बना सकती है। आर्टिकल 312 में राज्यसभा को अधिकार है अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन, पद एवं नियुक्ति से संबंधित कानूनों का निर्माण कर सकती है। द्वितीय प्रकार के विशेष बहुमत में हमने देखा था कि उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 से एक ज़्यादा, किंतु आधे से कम ना हो। इसके लिए हम हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, CAG, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इनको पदमुक्त करने के लिए ये प्रक्रिया प्रयोग में लाई जाती है। और तृतीय प्रकार के विशेष बहुमत में सीधा सीधा मतलब ही था यही कि उपस्थित और मतदान से कोई मतलब नहीं था, कुल सदस्य संख्या का 2/3 से एक ज़्यादा होना चाहिए। साधारण विधेयक में या साधारण बहुमत में साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक, अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित प्रस्ताव साधारण बहुमत से पास किए जाते थे। और प्रभावी बहुमत में प्रभावी सदस्य संख्या, जो त्यागपत्र दे दिए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, उनको हटा करके जो भी प्रभावी सदस्य संख्या होगी उनमें से आधे से एक ज़्यादा में लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, राज्यसभा उपसभापति को प्रभावी बहुमत का प्रयोग किया जाता था। इसके पहले हमने देखा था संविधान के वर्णन में दर्शन 1/3 भाग था, सरकार के गठन से संबंधित प्रावधान 1/2 भागें थी, और जो विविध बातें थीं उसमें नागरिकता, केंद्र राज्य संबंध, निर्वाचन, पंचायत, नगर पालिका आदि थे। सरकार के गठन में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका थी। विधायिका का काम था कानूनों का निर्माण करना, कार्यपालिका का काम था कानूनों को लागू करना, और न्यायपालिका था विवाद की स्थिति में निर्णय देने का काम करना। इसके पहले हमने संविधान और राज्यसभा के बारे में अंतर देखा था। संविधान क्या था? प्रावधान था। उन प्रावधानों को लागू करने के लिए हम जिस कानूनों का निर्माण करते हैं वो राज्यसभा के अंतर्गत आते हैं। संविधान नियमों का संग्रह है, कानूनों का प्रावधान है, और इन कानूनों को लागू करने के लिए, या मतलब जो व्यवस्थाएं दे रखी हैं संविधान में, जो उद्देश्य दे रखे हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम विधायिका के माध्यम से विधायिका के माध्यम से जिन कानूनों का हम निर्माण करते हैं, यह प्रक्रिया राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आती है। नमस्कार, मैं हूं आपका एजुकेटर सुरेश चंद्र निषाद। संविधान में हमने देखा था, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख चुके थे, और संविधान के विषय में थोड़ी बहुत जानकारियां हम लोग देख चुके थे। जैसा कि हमने वादा किया था पिछले लेक्चर में कि हम प्रस्तावना से प्रारंभ करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होती है? प्रस्तावना संविधान के लिए एक भूमिका या आमुख की भांति है, जिसमें संविधान के आदर्शों, आकांक्षाओं और उद्देश्यों, शासन प्रणाली के स्वरूप और संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख होता है। प्रस्तावना संविधान का इंट्रोडक्शन होता है या भूमिका होती है, जिसमें संविधान के आदर्श हैं, संविधान की आकांक्षाएं हैं, संविधान के उद्देश्य हैं, और शासन प्रणाली का क्या स्वरूप होगा और संविधान कब लागू हो रहा है, उनकी तिथियां लिखी होती हैं। संविधान में प्रस्तावना शब्द का उल्लेख नहीं है, बल्कि उद्देशिका शब्द का उल्लेख है। प्रस्तावना कहीं पर उल्लेखित नहीं की गई है। संविधान में प्रस्तावना नाम के शब्द का जिक्र ही नहीं है। किसका जिक्र है? उद्देशिका का जिक्र है। प्रस्तावना का विचार हमने USA से लिया है, और प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। संविधान में प्रस्तावना होनी चाहिए, ये बात हमने USA से स्वीकार की है।
प्रस्तावना किस प्रकार की होनी चाहिए, उसकी भाषा शैली क्या होनी चाहिए, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये आपके पीटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्देशिका, उद्देशिका में लिखा है कि हम भारत के लोग, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारे संविधान के उद्देश्य का है। इसमें लिखा है हम भारत के लोग। कौन? हम भारत के लोग, मतलब भारत का प्रत्येक व्यक्ति। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब भारत एक ऐसा राष्ट्र होगा जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, अर्थात भारत देश जो भी निर्णय लेगा वो निर्णय आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र होंगे, उन पर किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। समाजवादी, ऐसी व्यवस्था की स्थापना करेंगे जिसमें प्रत्येक जन का कल्याण हो सके, समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्यायपूर्वक समस्त सुविधाओं या समाज या जो देश की जो भी संपत्ति है उस संपत्ति से, उन संसाधनों से उसको अधिकार प्राप्त हो सके। पंथ निरपेक्ष, हम किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देंगे, हम सभी धर्मों का समान रूप से संरक्षण करेंगे। लोकतांत्रिक गणराज्य, हम एक ऐसी प्रक्रिया का पालन करेंगे जिस प्रक्रिया के तहत मतदान होगा, मतदान से जो भी व्यक्ति चुना जाएगा और जो भी संविधान के प्रावधानों के अनुरूप सब सर्वाधिक सीटों में विजयी होगा उसको हम क्या करेंगे? निर्वाचित नेता मानेंगे। लोकतांत्रिक गणराज्य की प्रक्रिया, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे तथा उसके समस्त नागरिकों में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भारत के प्रत्येक नागरिक में, किसमें? प्रत्येक नागरिक में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। कितने प्रकार के न्याय? 3 प्रकार के। सामाजिक न्याय मतलब समाज में उसको साथ में न्याय होगा। आर्थिक न्याय, आर्थिक आज़ादी होगी, व्यापार कर सकेगा, नौकरी कर सकेगा, पैसा इकट्ठा कर सकेगा, व्यापार कर सकेगा, फैक्ट्री चला सकेगा, कंपनी चला सकेगा, कुछ भी कर सके। जितनी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां हैं उन आर्थिक गतिविधियों में उसको रोक टोक नहीं की जाएगी। राजनीतिक न्याय, यदि वो निर्वाचित होना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है और एक नियत आयु के बाद में उसको मतदान का अधिकार प्रदान किया जाएगा। राजनीतिक अधिकार। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की। विचार, आप अपने विचारों को प्रेषित कर सकते हैं। अभिव्यक्ति, आपको बोलने की आज़ादी है। विश्वास की आज़ादी है, धर्म की आज़ादी है, उपासना की स्वतंत्रता है। कोई भी धर्म मानो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी आपका विश्वास हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। आप अभिव्यक्ति के तौर पर कुछ भी कहना चाहते हैं, मर्यादित होकर के कह सकते हैं। जो भी विचार हैं राष्ट्र को तोड़ने वाले ना हो, ऐसे विचारों की स्वतंत्रता हम आपको प्रदान करते हैं। प्रतिष्ठा, आपका सम्मान बरकरार रहेगा। अवसर की समता, आपको अवसर मिलेंगे, चाहे निर्वाचित होने के लिए हो, चाहे आपको या फिर सरकारी सेवाओं में अपनी सेवाएं देने के लिए हो, या फिर आपको व्यापार करना चाहते हैं उनके लिए हो, या फिर आप किसी भी प्रकार की गतिविधि में संलग्नित होना चाहते हैं जो बस किसी को नुकसान न पहुंचाती हो, उनमें हम आपको अवसर की समानता प्रदान करते हैं। सभी व्यक्तियों में उनकी जो गरिमा है, डिग्निटी है, उसको मेंटेन करेंगे। राष्ट्र की एकता, राष्ट्र एक रहे, उसकी अखंडता सुनिश्चित करने वाली। हालांकि वर्तमान में कुछ ऐसी लोग गतिविधियां कर रहे हैं जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता खतरे में। आप किसी समाज के विशेष वर्ग को टारगेट करते हैं, आप हिट करते हैं उसको, आप चोट करने का प्रयास करते हैं। आप एक बर्तन लीजिए, उस बर्तन पर लकड़ी से मारिएगा, लकड़ी का डंडा लीजिए, उससे मारिएगा। अगर वो मिट्टी का बना घड़ा होगा तो आवाज़ दूसरे प्रकार की करेगा, अगर वो लोहे का होगा तो दूसरे प्रकार की आवाज़ करेगा, अगर वो सोना होगा तो दूसरे प्रकार की आवाज़ करेगा। ऐसे ही हमारे देश के समाज के कई सारे वर्ग हैं, उनको आप हिट करने का प्रयास करिएगा, वो वर्ग प्रतिक्रिया देगा। वर्तमान में इस प्रकार की गतिविधियां हमारे देश में संचालित हो रही हैं। हम राष्ट्र की एकता और अखंडता को हमने खतरे पर रख दिया है, हमें इसे बचाने के लिए प्रयास करना होगा। यह हमारी संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है।
राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए ऐसा प्रेम भाव हो लोगों के बीच में जिससे राष्ट्र की एकता बनी रहे, राष्ट्र की अखंडता बनी रहे। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था। जब संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। प्रस्तावना भी लागू कर दी थी हमने। प्रस्तावना में तो तारीख ही लिखा हुआ है, तो प्रस्तावना लागू हो गया, 395 अनुच्छेद लागू हो गए, 8 अनुसूचियां लागू होंगी, लेकिन कुछ प्रावधानों पर हमने रोक लगा रखी थी। उनको लागू करने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 को अपने देश में पूर्ण रूप से संविधान का अनुपालन करना प्रारंभ कर दिया। क्वेश्चन पूछा जाता है प्रस्तावना से, बहुत इंपॉर्टेंट, आप याद कर लीजिएगा। क्या है इसमें? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। गणराज्य कैसा होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथनिरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक होगा। न्याय 3 प्रकार के होंगे। पूछ लेता है कितने प्रकार के न्याय की बात की है? 3 प्रकार के न्याय की बात की है। सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय की बात की है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है। कितने प्रकार की समानता की बात की है? प्रतिष्ठा व अवसर की समानता की बात की है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रस्तावना को अच्छे से याद कर लीजिएगा, एक ही बार याद करिएगा, आपको याद हो जाएगी। प्रस्तावना की प्रमुख बातें: सत्ता का स्रोत, सत्ता का स्वरूप, सत्ता का उद्देश्य। प्रस्तावना में कौन कौन सी प्रमुख बातें की गई हैं, आइए इन पर चर्चा करते हैं। सत्ता का स्रोत, मतलब सत्ता का स्रोत क्या है? जनता। गंगा नदी पर बहने वाली जलधारा का स्रोत क्या है? वो हिमनद, जहां से गंगा निकलती है। यमुना का क्या है? यमुनोत्री। गंगा का क्या है? गंगोत्री। सरकार कैसे गठित होगी? जनता के माध्यम से। तो सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन होगा? जनता होगी। सत्ता का स्वरूप क्या होगा? सत्ता कैसी होगी? सरकार कैसी होगी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगी, समाजवादी होगी, पंथ निरपेक्ष होगी, लोकतांत्रिक होगी, गणराज्य होगी। सत्ता का उद्देश्य क्या होगा? हम किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे? हम न्याय के लिए कार्य करेंगे। कौन कौन से न्याय? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। न्याय कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। हम स्वतंत्रता की बात करेंगे, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करेंगे: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समानता की बात करेंगे, प्रतिष्ठा और अवसर में क्या होगी? समानता होगी। बंधुता की बात करेंगे, भाईचारा किनके बीच में? जो हमारे देश के नागरिक हैं, प्रत्येक नागरिक के बीच में भाईचारा होना चाहिए। देश की एकता और अखंडता को स्थापित करने के लिए हमारी प्रस्तावना में इन प्रावधान किए गए हैं। मैं आपको विषय देता हूँ, सोचने का प्रयास करिएगा कि क्या हमारे देश में प्रस्तावना में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, बंधुता, देश की एकता और अखंडता को हम संतुलित कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? हमारा राष्ट्र कहाँ विफल है? हमारे राष्ट्र में ऐसी क्या कमियां हैं जिसमें से हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ये 3 प्रकार के न्याय नहीं पहुंचा पा रहे हैं सबके पास में? विचार की स्वतंत्रता है क्या आपके पास में? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है क्या आपके पास में? विश्वास की स्वतंत्रता है क्या आपके पास में? धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है क्या आपके पास में? क्या जो आपके विचार हैं वो राष्ट्र की एकता और अखंडता को तोड़ने के लिए बनाए गए हैं? क्या जो आपने धर्म का स्वरूप धारण कर लिखा है, क्या ये धंधा करने के लिए बना रखा है आपने? हमारे लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। हम कल के लिए भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार या फिर अन्य राज्य सरकारों की सेवाओं में चयनित होकर के अपनी सेवाएं देंगे।
क्या हम संविधान का पहला पन्ना जिसमें प्रस्तावना लिखी है, उद्देशिका लिखी है, उसको हम हासिल कर पाने में सफल हैं या असफल हैं? क्या हमारा ये नैतिक कर्तव्य नहीं है? अगर ये हमारा नैतिक कर्तव्य है तो हमें इसका अनुपालन करने के लिए संकल्पित होना पड़ेगा, तब हम एक अच्छे राष्ट्र और सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना पर विचार कर सकते हैं। आगे देखते हैं सत्ता का स्रोत। सत्ता का स्रोत, अब एक एक करके चीजें समझेंगे। सत्ता का स्रोत क्या है? जनता है। जनता क्या है? लोक प्रभुता। सारी शक्तियां क्या है? जनता में निहित है। लोक प्रभुता, सारी शक्तियां क्या? जनता में निहित है। क्यों? विशेषता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को विधि मार्गशील शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अंतिम तौर समर्पित करते हैं। ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है। हमारा स्रोत जनता है। हमारा पहला सेंटेंस है, हम भारत के लोग। अंगीकृत करना मतलब स्वीकार करना होता है। अधिनियमित करना मतलब लागू करना होता है। आत्मर्पित करना देश को सौंपना होता है। संविधान निर्माण जरूर किया जा रहा था कुछ लोगों के द्वारा। उन्होंने जो संविधान लागू किया वो देश की जनता को सौंप दिया और कहा कि आप इस देश की जनता हैं, ये आपका संविधान है, आप लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, आप संविधान को लागू करिए। लेकिन हमारे देश के आज़ादी के नायकों ने ये नहीं चाहा था जो वर्तमान की स्थितियां बनी हुई है या फिर विगत की स्थितियां थी। वो सर्वजन कल्याण की बात करते थे। उन्होंने समाज के प्रत्येक हिस्से, तबके के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए इस संविधान में कहीं ना कहीं जगह दी है। उनके साथ में अन्याय ना हो इसके प्रावधान किए हैं, उनको अवसर मिले इसके भी प्रावधान किए हैं, व्यक्ति की गरिमा बनी रहे इसके भी प्रावधान किए हैं। हमारे देश की प्रस्तावना विश्व की उन प्रस्तावनाओं में से सबसे सर्वोत्तम है। आप अन्य देशों की प्रस्तावना को देखिए। हमने विचार लिया है यूएसए से, भाषा ली है ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन उनकी प्रस्तावना नहीं ली है। हमने अपनी प्रस्तावना बनाई है। हमारे संविधान निर्माताओं ने उस प्रस्तावना को जन्म दिया है जो विश्व के महानतम संविधान में से एक संविधान हमारे देश का संविधान है। केसी व्हीलर साहब कह रहे थे, अंग्रेजों को हो सकता है अच्छा ना लग रहा हो, भारत के संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है। लोक प्रभुता का मतलब क्या है कि सारी शक्ति किसके पास में? जनता के पास में। केसी व्हीलर साहब कह रहे, अरे ये तो भ्रम है। केसी व्हीलर साहब ने ऐसा क्यों कहा? उनको ऐसा कहने की क्या जरूरत पड़ी? कह रहे कि जो लोक प्रभुता है, जनता तुमने कह दिया है लेकिन ये फॉलो नहीं होता है। संविधान किसने बनवाया? संविधान सभा ने बनाया। संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ? प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। प्रांतीय विधानमंडल का चुनाव किस आधार पर हुआ था? सार्वभौमिक मताधिकार पर नहीं, बल्कि संपत्ति, शिक्षा व कर के आधार पर हुआ था और 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति को चुन लिया गया था। इसलिए केसी व्हीलर साहब कह रहे हैं कि भारत के संविधान में लोक प्रभुता क्या है? भ्रम है। हम कह सकते हैं कि लोक प्रभुता आप कह रहे हैं भ्रम है। जो संविधान में व्यक्ति हैं, जिन्होंने संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में भाग लिया, वो 10 लाख की जनसंख्या पर आए थे। वो सार्वभौमिक मताधिकार पर नहीं थे। वो संपत्ति, शिक्षा और कर के कारण उनको वोट देने का अधिकार था, इस कारण उन्होंने चुना था। लेकिन महोदय, हम आपको बताना चाहते हैं कि 1951 जैसे ही देश का संविधान लागू होता है, उसके बाद में 1951 और 52 में प्रथम लोकसभा के चुनाव होते हैं। उस चुनाव में हमारे देश की संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक संविधान निर्माता चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं और अधिकतम संख्या में लोग चुनाव जीत करके आते हैं। अगर उन्होंने गलत किया होता तो वो बाहर कर दिए गए होते, जनता उनको जवाब दे देती। आगे देखते हैं सत्ता का स्वरूप। पहला हमने देख लिया सत्ता का उद्देश्य। सत्ता का उद्देश्य क्या है? सत्ता का उद्देश्य है, जो स्रोत है क्या है? जनता में निहित है।
सत्ता के स्वरूप में देखा था हमने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। एक एक टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जो अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेता हो। क्या हमारा राष्ट्र हमारे देश में 10% सवर्णों को आरक्षण देने के लिए अमेरिका से पूछने जाता है? क्या हमारा देश हमारे देश में जीएसटी लागू करने के लिए ब्रिटेन से पूछने जाता है? क्या हमारा देश हमारे राष्ट्र में आधार लागू करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से पूछने जाता है? नहीं पूछने जाता है। हम अपने स्वतंत्र निर्णय लेते हैं, आंतरिक और बाह्य रूप से हम स्वतंत्र हैं। इसी का सीधा आशय है कि हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक राष्ट्र हैं। कुछ तर्क दिए जाते हैं। भूमंडलीकरण के दौर में प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आदर्श अप्रासंगिक हो गया है। टिप्पणी करें। वर्तमान में ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा है। कई सारी चीजें हमें प्रभावित करती हैं। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम निर्णय नहीं ले सकते हैं, जैसे पर्यावरण है, आतंकवाद है, या फिर कई सारी ऐसी संस्थाएं काम कर रही हैं। वर्ल्ड बैंक है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, IMF है। ये संस्थाएं हमारे भारत की आर्थिक गतिविधियों में प्रभावित करती हैं। प्रभावित तो करती हैं, लेकिन हमारे भले के लिए करती हैं। अगर वर्ल्ड बैंक हमको सुझाव देता है कि हमें इस क्षेत्र विशेष पर कार्य करना चाहिए, तो उस सुझाव को हम स्वीकार करते हैं, अपने यहाँ पर पारित करते हैं। वो हमारे यहाँ पर लागू नहीं करते हैं। निर्णय हम लेते हैं उनके कानूनों को लागू करने के लिए। पर्यावरण, आतंकवाद, परमाणु अस्त्र, ये मुद्दे हैं, वैश्विक मुद्दे हैं। पर्यावरण, जैसे पर्यावरण का जो मुद्दा है, यदि आपका पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपने यहाँ पर खूब सारी पराली जलाए या अपने देश में आग लगा दे, तो उसका असर हम पर भी पड़ेगा, क्योंकि उसके धुआं से उठने वाली लपटें, उससे बनने वाला प्रदूषण चलता फिरता दिल्ली तक आ जाता है और दिल्ली में धुंध की समस्या होने लगती है। उसके यहाँ पर जन्म लेने वाला आतंकवाद हमारे कश्मीर की बॉर्डर सीमा को पार करता है, मुंबई में घुस जाता है और हमला कर देता है। ये वैश्विक मुद्दे। परमाणु अस्त्र, हम परमाणु अस्त्र रखने के लिए हमें परमाणु अस्त्र की परमिशन लेनी पड़ सकती है, या परमाणु अस्त्र की आवश्यकता ही क्यों पड़े। तो कुछ मुद्दों को छोड़ दिया जाए। पर्यावरण सर्व के लिए एक जैसा है। यदि हवा चलती है, ऑक्सीजन बहती है, यदि हवा चलती है, ठंडी ठंडी हवा रात में चलती है, तो ऐसा नहीं होता है कि किसी समाज विशेष के पास ना जाए या किसी धर्म विशेष के पास ना जाती, वो तो समान रूप से सबके लिए प्रभावित होती है। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, वो किसी को भी क्षति पहुंचा सकते हैं। परमाणु अस्त्र से ये दुनिया नष्ट हो सकती है। इसके लिए कुछ कानूनों का निर्माण करना अच्छा कार्य है। आर्थिक गतिविधियों में भूमंडलीकरण के दौर में, इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में जो आर्थिक गतिविधियां हैं, उसके लिए जो वर्ल्ड बैंक है, IMF है और WTO, ये एडवाइजरी जारी करते हैं, आदेश जारी नहीं करते हैं, और हम उसके सदस्य राष्ट्र हैं। 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार की थी तथा ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना जाता है। जो संप्रभुता पर एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि संप्रभु देश के ऊपर कोई देश इसका प्रमुख नहीं होता है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता हमने स्वेच्छा से स्वीकार की है, और राष्ट्रमंडल की सदस्यता हम स्वेच्छा से त्याग भी सकते हैं। हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है, हम संप्रभु राष्ट्र हैं। आइए तर्क देखते हैं, इनको पढ़ते हैं। भूमंडलीकरण के दौर पर संप्रभुता का आदर्श प्रासंगिक है। अगर कुछ वैश्विक मुद्दों को छोड़ दिया जाए तो आज भी अधिकांश मामलों में भारत स्वतंत्र निर्णय लेता है। जहां WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF जैसी संस्थाओं का प्रश्न है, तो भारत ने स्वेच्छा से इनकी सदस्यता ग्रहण की है और स्वेच्छा से ही इनके नियंत्रण का स्वीकार किया है, और ये संप्रभुता का उल्लंघन नहीं है। भारत ने राष्ट्रमंडल देश की सदस्यता को भी स्वेच्छा से स्वीकारा है तथा ब्रिटेन को मात्र
एक सांकेतिक प्रमुख माना गया है, अतः यह किसी भी प्रकार से भारत की संप्रभुता को प्रभावित नहीं करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भूमंडलीकरण के दौर के प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आदर्श अप्रासंगिक हो गया है, टिप्पणी करें, तो आप क्या देखेंगे? एक क्वेश्चन लिखिएगा और उसको लिखने का प्रयास करिएगा। हम सत्ता के स्वरूप में देख रहे थे, अब अगला देखते हैं। सत्ता के स्वरूप में हम देख चुके थे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, और आइए हम देखते हैं समाजवाद को। समाजवाद क्या है, ये समझने की बहुत आवश्यकता है। समाजवाद का उद्देश्य संपत्ति का सामाजिकरण हो, समानता हो, वंचित वर्ग का कल्याण हो, शोषण विहीनता हो। समाजवाद के 4 उद्देश्य हैं। भारत में समाजवादी पार्टी है, उस समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, समाजवादी पार्टी की सरकारें भी रही हैं। वही समाजवादी पार्टी के लोग इसी समाजवाद के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक दल का गठन किए हैं, और इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वो सरकार निर्माण करते हैं और इन्हीं कार्यों को करने का प्रयास करते हैं, जिसमें पहला संपत्ति का सार्वजनिक समाजीकरण है। मतलब जो संपत्ति है वो किसी व्यक्ति विशेष के पास में ना रहे, उस पर सबका हक हो, सबके बीच में समानता हो। समानता का आशय बहुत बड़ा है। समानता का आशय यही नहीं है कि हम आपके बीच में बगल में आके बैठ जाएं तो हम समान हो गए। समानता का आशय हो सकता है अवसर की समानता हो। समानता का आशय हो सकता है कि ना कोई अमीर हो ना कोई गरीब हो, सब बराबर हो। ना कोई ऊंचा हो ना कोई नीचा हो, सब बराबर हो। या फिर किसी को कार्य करने के लिए हो सकता है कि आप काम कराने जाते हैं, ऑफिस आपका काम ना होता, दूसरा काम कराने जाता है, वही काम लेकर के उसका काम हो जाता हो, तो ये भी तो असमानता है। इसी असमानता को समानता को स्थापित करने के लिए बात की गई है। वंचित वर्गों का कल्याण हो, वे वर्ग जो सदियों से दबे रहे हैं, वे वर्ग जिनका उत्थान नहीं हो सका है, वे वर्ग जो सदियों से गरीबी में जी रहे हैं, उन वर्गों को कल्याण करने के लिए हमारी सरकार के पास में योजनाएं होनी चाहिए। हमारी सरकार उन वर्गों को कल्याण करने के लिए उनको अवसर प्रदान करे, उनको संसाधन उपलब्ध कराए। ये समाजवाद का अर्थ है। शोषण विहीनता, समाज में किसी के साथ में शोषण ना हो, कोई भी व्यक्ति अपने आप को शोषित महसूस ना करे। समाजवाद मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मार्क्सवाद समाजवाद, दूसरा होता है लोकतांत्रिक समाजवाद। मार्क्सवाद समाजवाद कहता है कि वर्ग संघर्ष करो, क्रांति कर दो, आग लगा दो, हिंसा करो, लक्ष्य को प्राप्त करो। कौन से लक्ष्य? इन चारों को प्राप्त करो। लोकतांत्रिक समाजवाद कहता है कि नहीं, चुनाव जीतो, संसद में जाओ, विधेयक प्रस्तुत करो, उसको पास कराओ, उस तरीके से इन चारों उद्देश्यों को प्राप्त करो। मार्क्सवाद कहता है, साम्यवाद कहता है, लड़ जाओ, लाठी डंडा ले लो, खून बहा दो, सब कुछ कर दो। लोकतंत्र कहता है कि चुनाव लड़ो, वोट डालो, जीतो, फिर संसद में जाओ, कानून बनाओ, तब इन उद्देश्यों को प्राप्त करो। 4 उद्देश्य: संपत्ति का समाजीकरण, समानता, वंचित वर्ग का कल्याण और शोषण विहीनता। ये समाजवाद का अर्थ है। अब देखते हैं भारत ने समाजवाद को किस तरीके से अपनाया है। भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद के निकट है, लेकिन उससे भिन्न भी है। भारत में समाजवाद सैद्धांतिक विचारधारा की बजाय एक व्यवहारिक कार्यक्रम के रूप में है। आप भारत में समाजवाद को समझने की कोशिश करिएगा। जो लोकतांत्रिक समाजवाद है उसके हम काफ़ी निकट हैं, लेकिन पूरी तरीके से हमने लोकतांत्रिक समाजवाद का अनुपालन नहीं किया है। अब पूरी तरीके से हम मार्क्सवाद साम्यवाद के निकट नहीं है। वो वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, हम चुनावों में सुधार की बात करते हैं, राजनीति में हस्तक्षेप की बात करते हैं। हमने सिद्धांत माना ही नहीं है, हम तो समाजवाद को व्यवहार में लागू करना चाहते हैं अपने देश में, कि ये चीज़ें व्यवहारिक हो, सब में समानता हो, संपत्ति का समाजीकरण हो, वंचित विहीन समाज हो, शोषण विहीनता हो। व्यवहार में आना चाहिए ये सारी बातें। न्यायालय के सामने एक बात पहुंची है। न्यायालय से पूछा गया कि भाई बताओ भारत में क्या है, समाजवाद है कि नहीं है? तो न्यायालय कहता है कि भारत में समाजवाद एक नीति है, विचारधारा नहीं है।
जिसमें कुछ बातें सम्मिलित करी गई। न्यायालय ने भी परिभाषित कर दिया। न्यायालय तो बैठा रहता है, उसको मौका चाहिए, कोई आए मुकदमा लेके, हम परिभाषित कर देंगे। लेकिन भारत की न्यायपालिका उन अन्य राष्ट्रों की न्यायपालिका में एक बहुत अच्छी न्यायपालिका है। हमारे यहाँ न्याय दिलाने में विलंब होता है, न्याय नहीं मिलेगा, ये कभी नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति तक न्याय पहुंचता है। जब डीएस नकारा ने न्यायालय के सामने बात रखी और न्यायालय के पास में गए और भारत संघ के खिलाफ 1985 में मुकदमा किया, तो न्यायालय निर्णय देता है कि भारत में समाजवाद एक नीति है, विचारधारा नहीं है। इस नीति में हमने कुछ बातों को शामिल किया है। पहला, आय की असमानता को कम करना। जो लोगों के बीच में आय की असमानता है, हम कमा रहे हैं 12,000 रुपया महीना, अगला कमा रहा है 1,20,000 रुपये महीना, बहुत असमानता है। हम 12,000 रुपये कमाएंगे तो हमारा जो खर्च होगा, जो हमारी उपयोगिताएं होंगी वो सीमित होंगी। 1,20,000 जो कमाएगा उसकी खर्च और उपयोगिता वो असीमित होंगी। हम लोगों के बीच में गैप बन जाएगा, हम असमान, हम एक ही राष्ट्र के लोग हैं लेकिन क्या है, असमान हो गए। तो सरकार क्या करेगी, 1,20,000 वाले को कम नहीं करेगी या ये ज़्यादा टैक्स भी नहीं लगाएगी। क्या करेगी, उस पर जो टैक्स लगाएगी या उससे जो कर का प्राप्ति करेगी, इस नीचे वाले को संसाधन उपलब्ध कराएगी कि तुम भी बेटा ऊपर पहुंच जाओ। ऊपर वाले को नीचे नहीं लाना है। 1,20,000 वाले को 12,000 पे नहीं लाना है, 12,000 वाले को 1,20,000 तक लेके जाना है। ये समाजवाद है, भारत का जो समाजवाद है। जीवन स्तर की असमानता को कम करना। हमें जीवन जीना है, गेहूं 40 रुपए किलो मिलता है। भारत सरकार कहती है कि जो तुम पैसा कमाते हो उसको अपनी उपयोगिताओं पे खर्च करो, खाने का इंतजाम हम राशन के माध्यम से कर देंगे। कोटेदारों को बिठा रखा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन सामग्री का वितरण होता है, सस्ती दरों पर अनाजों का वितरण करती है सरकार। मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण करना है। मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण करने के लिए सरकार कई प्रकार की योजनाओं का संचालन करती है। श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन करके उनको मदद मुहैया कराती है, उनके जीवन को उच्च स्तर करने के लिए, उनके जीवन को अच्छा बनाने के लिए, उनको सस्ती शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करती है सरकार। सभी प्रकार के शोषणों को समाप्त करना। सरकार ने SC/ST एक्ट बना रखा है, महिला अधिकार संरक्षण बना रखे हैं, कानून बना रखे हैं, या फिर अन्य किसी भी प्रकार के अल्पसंख्यकों के लिए उनके हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने कानून बना रखे हैं। तो जो शोषण की बात है इसको समाप्त करने का प्रयास करते हैं। मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण करने का प्रयास करते हैं और जीवन स्तर की असमानता को कम करने का प्रयास करते हैं, और जो आय की असमानता है उसको भी कम करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार न्यायालय भी यह मानता है कि भारतीय समाजवाद का मुख्य उद्देश्य संपत्ति का समाजीकरण नहीं है, बल्कि इसका मुख्य बल समानतावादी नीतियों को लागू करना है। ये जो संपत्ति का समाजीकरण है, मतलब संपत्ति का समाजीकरण है, संपत्ति पर किसका कब्जा, समाज का, ये नहीं मानती भारत सरकार। तो क्या मानती है भारत सरकार, समानतावादी नीतियों को लागू करने की बात करती है सरकार। एक प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि नई आर्थिक नीति 1991 में भारत में समाजवाद को अप्रासंगिक बना दिया है। जो नई आर्थिक नीति 1991 में लागू हुई थी, तो उसमें क्या हुआ था कि प्राइवेटाइजेशन का दौर प्रारंभ हो गया था, मतलब प्राइवेट सेक्टर आना प्रारंभ हो गए थे। अब देखिए, प्राइवेट सेक्टर आना प्रारंभ होंगे तो आप समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे प्राइवेट सेक्टर आना प्रारंभ हो गए, आपके पास पूंजी है, आपने पैसा लगाया, आप क्या करेंगे, अधिकतम लाभ हासिल करने के लिए कार्य करेंगे ना। आपने उत्पादन प्रारंभ किया, बिस्किट की फैक्ट्री डाली, बिस्किट की कंपनी डाली, आपने बिस्किट बनाया, बिस्किट बेचना प्रारंभ किया, उससे आप अधिकतम लाभ हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो जिनके पास में पैसा है वो तो पैसा वाला बन जाएगा। तो फिर सरकार क्या करेगी, यहाँ से क्या करेगी, उन पर भी कर का आरोपण करेगी। उससे जो प्राप्त होगा धन, वो इन गरीबों के ऊपर खर्च करने का प्रयास करेगी, ताकि ये गरीब भी क्या हो जाए, इनके जीवन का स्तर उच्च हो जाए। तो आप तो कह सकते हैं कि भाई फिर तो सही रहेगा।
नई आर्थिक नीति आने के बाद भी सरकार ने कई सारी अच्छी योजनाएं संचालित की, जिसके माध्यम से गरीबों के पास में सुविधाएं पहुंचाने का सरकार ने प्रयास किया। उनके इलाज के लिए काम किया, स्वास्थ्य के लिए काम किया, उनकी शिक्षा के लिए काम किया, उनके रोजगार के लिए काम किया। और इन तीनों सेक्टर पर काम करने के लिए धन की प्राप्ति थी। तो जब भारत में व्यापार खोल दिया गया तो कोई भी व्यापार कर सकता था। जब वो लोग व्यापार करने लगे तो सरकार को जो प्राप्त होने वाला राजस्व था उसमें भी तो वृद्धि हो गई। बस वो राजस्व प्राप्त हो रहा है उसके खर्च करने की जो दिशा है वो उचित होनी चाहिए। तो इस प्रकार से भी हम एक चक्र का भी तो निर्माण कर सकते हैं। जब उस गरीब के पास में पैसा जाएगा तो वो जो इसने फैक्ट्री खोल रखी है, कंपनी खोल रखी है, या प्राइवेटाइजेशन में जो प्राइवेट कंपनियां स्थापित कर रहा है, तो उस पर जाकर के भी तो वही काम करेगा जाकर के, और उसी कंपनियों से जो निर्मित वस्तु है उसी का उपभोग करेगा। तो प्राइवेटाइजेशन का अगर सदुपयोग कर लिया जाए अच्छे कानून नियम बना करके, तो ये तो बहुत अच्छी नीति हो जाएगी। फिर इसी की बात करते हैं। लेकिन आलोचना की है कि आपने समाजवाद पर चोट पहुंचा दी क्योंकि आपने असमानता ला दी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इसकी समीक्षा करते हैं, देखते हैं नई आर्थिक नीति क्या है। एलपीजी सबसे पहले देखेंगे। समाजवाद क्या है, समझ ही गए होंगे। क्यों अपना पक्ष आर्थिक नीति समाजवाद अप्रासंगिक हुआ। नई आर्थिक नीति ने निजीकरण को बढ़ावा दिया, प्राइवेटाइजेशन का दौर आ गया और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिलने लगा। पूंजीवाद मजबूत हुआ और संपत्ति के समाजीकरण में रुकावट आई। भारत में नई आर्थिक नीति के कारण उदारीकरण को बढ़ावा मिला और श्रम कानून कमजोर हुए। श्रम कानूनों में ढील दे दी गई। WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं का भारत की अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप बढ़ा और इनके दबाव में सरकार की कल्याणकारी कार्यक्रम कम किए गए। हमारा पक्ष, नई आर्थिक नीति ने समाजवादी कार्यक्रम को कमजोर किया है, लेकिन भारत में समाजवाद आज भी प्रासंगिक है। आइए देखते हैं आगे क्या कहता है। भारत का समाजवाद समानता पर अधिक बल देता है। संपत्ति के निजीकरण या समाजीकरण से इसका संपत्ति नहीं है। DK नकारा वाले केस में DS नकारा वाले केस में हमने देखा ही था कि न्यायालय ने क्या निर्णय दिया कि हम संपत्ति के समाजीकरण हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है, समानतावादी नीति को लागू करना है। भारत में आज भी समावेशी विकास का लक्ष्य मौजूद है और सरकार वंचित वर्गों और कमजोर वर्गों के लिए अनेक योजनाओं का संचालन करती है, जैसे मनरेगा, मुद्रा योजना, स्टार्टअप। समझ ही गए होंगे आप। नई आर्थिक नीति ने प्रभाव ही नहीं डाला। हमारा उद्देश्य, हमारे देश का, हमारे जो समाजवाद है हमारा, उसका उद्देश्य संपत्ति का समाजीकरण ही नहीं है। उसका उद्देश्य है समानतावादी नीतियों को लागू करना है। ना तो हम मार्क्सवाद साम्यवादी हैं और ना ही हम लोकतांत्रिक समाजवादी हैं। हम दोनों के बीच के हैं। हम संपत्ति का समाजीकरण नहीं चाहते हैं अपने समाजवाद में। हमारा उद्देश्य समाजवाद में संपत्ति का समाजीकरण करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाजवाद के माध्यम से समानतावादी नीतियों को लागू करना है। भले ही प्राइवेटाइजेशन का दौर आ गया, श्रम कानून कमजोर हुए हों, लेकिन हमने, सरकार ने जो वंचित वर्ग था, गरीब वर्ग था, उनके कल्याण के लिए कई प्रकार की योजनाओं का संचालन किया है। WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक का कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ है। इनकी जो एडवाइजरी है, इनसे जो आने वाली सलाह है, हमने उनका अनुपालन किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सत्ता के स्वरूप में पंथ निरपेक्षता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जहाँ राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं हो। राज्य का कोई धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दोनों में अंतर है। पंथ निरपेक्ष का आशय है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, और धर्मनिरपेक्ष का है हम सभी प्रकार के धर्मों की आलोचना करते हैं। हम किसी भी धर्म की आलोचना किसी भी धर्म का हम समर्थन नहीं करेंगे। ये पंथ निरपेक्षता है। हम किसी भी धर्म की आलोचना नहीं करेंगे। अगर हम धर्मनिरपेक्ष हैं तो हम धर्म की ही आलोचना कर रहे हैं। धर्म का अर्थ सदाचार से है। धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है एक ऐसे देश से है जहां राज्य का कोई राजकीय धर्म ना हो। राज्य अपने नागरिकों के बीच केवल धर्म के आधार पर भेदभाव ना करे। सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी धर्म के अनुयायी हो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो। यह है पंथ निरपेक्षता का मतलब।
प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथनिरपेक्ष शब्द क्यों लिया गया है? पंथनिरपेक्ष होता है सेकुलर, रिलीजन से तटस्थता है, धर्म से तटस्थता है। धर्मनिरपेक्ष धर्म से तटस्थता है। धर्म भारतीय परंपरा में रिलीजन नहीं है, कर्तव्य है। इस प्रकार धर्म की तटस्थता कर्तव्य से तटस्थता होती है। धर्म कई प्रकार के होते हैं, विद्यार्थी धर्म, गुरु धर्म, दाम्पत्य धर्म, पिता धर्म, पुत्र धर्म, पंथ, शिया, सुन्नी, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट। तो हमारा राष्ट्र ना ही किसी धर्म का समर्थन करता है, ना ही किसी धर्म की आलोचना करता है। हम एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र हैं। यहाँ पंथ निरपेक्ष को समझने में आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो सकता है। इसको धैर्य से समझने का प्रयास करिएगा कि पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष दोनों में क्या अंतर है। हमारे राष्ट्र ने पंथ निरपेक्षता का अनुपालन किया है। हम किसी का समर्थन नहीं करेंगे। आपकी इच्छा है, आप कुछ भी, आप किसी मिट्टी की मूर्त बना करके पूजने लगिए, आप नदियों की पूजा करिए, आप सूर्य की पूजा करिए, आप आकाश की पूजा करिए, आप मूर्ति बना करके मत पूजिए। हम आप पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आपकी इच्छा, ये धर्म का विषय आपका है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्या भारत एक पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष देश है? क्यों पंथ निरपेक्ष क्यों है? भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है क्योंकि भारत में सरकार का कोई राजकीय धर्म नहीं है। भारत में सभी धर्मों का समान सम्मान है। सरकार उनको समान समर्थन प्राप्त है। मतलब हम किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देंगे। जितने भी धर्म हमारे यहाँ कार्य कर रहे हैं, हम सभी धर्मों को क्या करेंगे? समान व्यवहार करेंगे। भारत में समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। कहाँ से चला गया? भारत में समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो धार्मिक आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो सभी धर्मों के अनुयायी को धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता देता है। भारत का संविधान धार्मिक आचरण करने के लिए खुली छूट देता है। भारत के संविधान की सर्वोच्चता का विस्तार प्रचलित है और कोई भी धर्म ग्रंथ संविधान से ऊपर नहीं है। अगर बात की जाए कि इस देश में कौन सबसे ऊपर है, तो देश का संविधान सबसे ऊपर है। कोई धर्म ग्रंथ इस देश में सबसे ऊपर नहीं है। भारत में राजनीति में धर्म की भूमिका, ये प्रश्न है। तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए ऐसे मुद्दे सामने आते हैं कि भारत में राजनीति में धर्म की भूमिका। संविधान भारत को पंथ निरपेक्ष घोषित करता है, लेकिन व्यवहार में भारत की राजनीति में धर्म की भूमिका देखी जाती है। चुनाव में धर्म की भूमिका, उम्मीदवारों का चयन करते समय बिल्कुल चुनाव में धार्मिक मुद्दों के उठाए जाते हैं और भारत में जनता का मतदान व्यवहार भी धर्म से प्रेरित होता है। भारत में मंत्रिपरिषद के चयन गठन में भी व्यवहार में धर्म की भूमिका होती है। भारत में अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की नीतियां भी कभी कभी धर्म पर निर्भर करती हैं, धर्म पर आधारित होती हैं। तो आपने देखा होगा कि हमारे राष्ट्र में ये समस्याएं हैं। ये जो समस्याओं की बात की गई है, ये समस्याएं निहित हैं कि हमने देखा होगा कि हमारे राष्ट्र में ऐसी बातें आती हैं कि धर्म के कारण से कई प्रकार के विवाद होते हैं, जिसमें से हो सकता है संभवतः हमारी सरकारें उस तरीके से कार्य नहीं, निष्पक्ष पूर्वक कार्य करने में असफल हो जाती हैं, क्योंकि कहीं कहीं धर्म की बात आ जाती है। उम्मीदवारों का चयन हो, चुनाव में भी धार्मिक मुद्दे उचका दिए जाते हैं और मतदान करते समय भी लोगों की धार्मिक भावनाओं को याद दिलाया जाता है। लेकिन हमारे देश का संविधान बिल्कुल इजाज़त नहीं देता है। हमारे देश का संविधान कहता है कि धर्म से ऊपर देश का संविधान है। धर्म बाद में है, देश का संविधान पहले है। सत्ता के स्वरूप में अगला क्रम में देखेंगे लोकतंत्र, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष। 3 टर्म्स को हम देख चुके हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष। अब लोकतंत्र देखेंगे, फिर गणराज्य देखेंगे। लोकतंत्र का क्या है? लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित होगी। लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ कि जो शासन चल रहा है वो जनता तय कर रही है और जनता अपने ही बीच में से किसी को चुन रही है, वही व्यक्ति शासन करेगा। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आशय सीधा सा है कि हम जो राष्ट्र का प्रमुख है उसको चुनने समय प्रत्यक्ष रूप से मतदान करते हैं। जब हम राष्ट्र के प्रमुख को चुनते समय अप्रत्यक्ष रूप से हमारा मतदान लिया जाता है। जैसे
अमेरिका है, अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं, उनके निर्वाचन में वहाँ की जनता ने वोट दिया था डोनाल्ड ट्रंप को। हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं। डोनाल्ड ट्रंप प्रत्यक्ष चुने गए क्योंकि जनता उनको डायरेक्ट वोट दी है। हमारे राष्ट्र में क्या है कि हमने डायरेक्ट वोट मोदी जी को नहीं दिया है, हमने सांसद चुना है, सांसद ने मोदी जी को चुना है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है, विचार करने का प्रयास कीजिएगा कि हमने तो मोदी जी को वोट ही नहीं दिया, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बन गए। क्या ये चीज़ सही है? या फिर वो चीज़ सही है कि हमने सीधा वोट दिया अपने राष्ट्र के प्रमुख को? या वो चीज़ सही है, यह चीज़ सही? इस पर विचार करिएगा, बाकी आगे हम चर्चा करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का असर क्या होता है? इसमें लोग अपनी शक्ति का प्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल करते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, संसदीय लोकतंत्र और अध्याचात्मक लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र और अध्याचात्मक लोकतंत्र में अंतर देखने की कोशिश करते हैं। संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन से भारत ने ग्रहण किया है। अध्याचात्मक लोकतंत्र फेडरल डेमोक्रेसी अमेरिका की विशेषता है। हमने जो पार्लियामेंट्री लोकतंत्र लिया है, ये हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। और अध्याचात्मक लोकतंत्र किसकी विशेषता है? अमेरिका की विशेषता है। इसमें विधायिका एवं कार्यपालिका से बीच निकटता होती है। विधायिका और कार्यपालिका के बीच निकटता होती है, मतलब जो कार्यपालिका का निर्माण होगा वो किससे होगा? विधायिका से लोग आएंगे और कार्यपालिका में जाएंगे, वो कार्यपालिका का निर्माण करेंगे। यहाँ ऐसा नहीं होगा। इसका आधार है शक्तियों का पृथक्करण। विधायिका और कार्यपालिका तथा न्यायपालिका तीनों एक दूसरे से अलग होते हैं, अर्थात कांग्रेस वहाँ का जो सदन है के सदस्य कार्यपालिका राष्ट्रपति की परिषद में नहीं आ सकते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, संसदीय लोकतंत्र और अध्याचात्मक लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र में जो कार्यपालिका और विधायिका कार्यपालिका पीछे समझ चुके हैं कि विधायिका क्या करेगी? कानून बनाने का काम करेगी, कार्यपालिका कानून को लागू करने का कार्य करेगी। लेकिन भारत देश में विधायिका से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है, मतलब मंत्री बनने के लिए सदन का सदस्य होना आवश्यक है। अमेरिका में अध्याचात्मक शासन प्रणाली है, मंत्री बनने के लिए विधायिका का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। कार्यपालिका विधायिका से बिल्कुल अलग होगी, जो कानून को लागू करवाएंगे वो बिल्कुल अलग होंगे, विधायिका में से नहीं होंगे, भारत में विधायिका से होंगे। न्यायपालिका भी अलग होगी, न्यायपालिका पर किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। मतलब अध्याचात्मक सरकार में शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो सकता है, यहाँ से निरंकुशता नहीं आ सकती है। हम हटा ही नहीं पाएंगे कार्यपालिका वाले को, सदस्य ही नहीं है कांग्रेस का अमेरिका की, उनका कार्यकाल फिक्स है। हमने देखा कि हमारे यहाँ के राज्य के मुख्यमंत्री ने कुछ गड़बड़ कर दिया, अगर विधि के अनुसार शासन नहीं चल रहा है तो उसकी सरकार गिरा सकता है न्यायालय। राज्यपाल लिख सकता है उसके खिलाफ में केंद्र को। निरंकुशता को तो हम रोक ही सकते हैं, और वोटिंग का अधिकार है हमको, हमारे यहाँ चुनाव होते ही रहते हैं, आईना दिखाने का काम कर सकते हैं। संसदीय प्रणाली में नाम मात्र की कार्यपालिका वास्तविक कार्यपालिका में अंतर होता है। संसदीय कार्य प्रणाली में नाम मात्र की कार्यपालिका वास्तविक कार्यपालिका में अंतर होता है। यहाँ पर दोनों एक ही होते हैं, जो नाम मात्र की कार्यपालिका होगी और वास्तविक कार्यपालिका होगी उनमें अंतर होगा। जैसे नाम मात्र की कार्यपालिका क्या होगी? कैबिनेट ने निर्णय ले लिया, उसको लागू कौन करा रहा है? अराजनैतिक कार्यपालिका है, सिविल सेवा में कार्यरत अधिकारीगण ये कार्य लागू करा रहे हैं उन कानूनों को। दोनों में अंतर है, यहाँ अंतर नहीं होता, यहाँ एक ही होते हैं। दोनों देश की सरकारों के बीच में तुलना करने का प्रयास करिएगा। जैसे ये आपकी तहसील का जो उप जिलाधिकारी वो राजनीतिक कार्यपालिका का है। नरेंद्र मोदी जी निर्णय लेते हैं कोविड-19 को लेकर के, कहते हैं कोविड-19 में आपको लॉकडाउन का पालन कराना है। तुम तो कैबिनेट पालन कराने नहीं आ रही है, यहाँ अराजनीतिक कार्यपालिका पालन कराने आ रही है। और जो कैबिनेट है वो विधायिका से निकल कर आई है। अमेरिका में ये नहीं है, अमेरिका में कार्यपालिका बिल्कुल अलग एक बॉडी है पूरी, वो हिस्सा नहीं है कांग्रेस की, अमेरिकी कांग्रेस की हिस्सा नहीं, अमेरिकन कांग्रेस का हिस्सा नहीं है वो। संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका को कार्य की सुनिश्चितता नहीं होती है।
कभी भी आपसे विश्वास मत हासिल करने के लिए कहा जा सकता है। यहाँ कार्यकाल की सुनिश्चित हो सकती है। 2 बातें हैं, कार्यकाल की सुनिश्चितता होगी तो आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तानाशाह भी तो हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके अंदर ऐसा आपके मन के अंदर ऐसी भावना आ जाए, आप तानाशाह भी तो हो सकते हैं। संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की सुनिश्चित होती है, यहाँ सुनिश्चितता नहीं होती है, या इनको कम समय मिल सकता है, या इनको ज़्यादा समय मिल गया 5 साल, तो फिर उन्होंने क्या किया, बहुत ड्रामा फैलाया, तानाशाह हो गए, 5 साल अपनी चलाए, किसी की सुने नहीं। लेकिन फिर यहाँ न्यायपालिका को अधिकार दे दिया जाएगा कि अगर ये सुने ना तो उसको हटा दो। संसदीय प्रणाली सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। सबका उत्तरदायित्व होता है, यहाँ पर क्या होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था नहीं है। संसदीय लोकतंत्र और अध्यात्मात्मक लोकतंत्र में अंतर समझने की हम प्रयास कर रहे थे संविधान में। नमस्कार, मैं हूँ सुरेश चंद्र निषाद, आपका एजुकेटर। संविधान से संबंधित समस्त जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी विषय हैं, जितनी भी संबंधित टॉपिक हैं, उनके विषय में हम आपको जानकारियाँ प्रेषित कर रहे थे। हम अध्ययन कर रहे थे प्रस्तावना का। पूर्व में हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन कर लिया है। अगर आपको हमारे अध्ययन कार्य में किसी भी प्रकार की नासमझ या किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करते हैं तो आप हमको अवश्य लिखें। कमेंट के माध्यम से हमको बताने का प्रयास करें कि हम क्या सुधार करें। जय हिंद, जय भारत।